अच्छा जी, अब हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए जो मेन जो हमारे पास टेक्निक है या जो फॉर्मूला है वो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे इसमें हम परचेजेस, ऐड करेंगे हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हुए, और लेस करेंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास जो चीज आती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। अब क्वेश्चंस ये जितने भी हैं पैटर्न ये यही फॉलो करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक इनमें से इन तमाम क्वेश्चंस में जो ओपनिंग स्टॉक हुआ करता है वो गिवन हुआ करता है। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किया जा सकता होगा। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। मैंने रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है सर, हो रही रिकॉर्डिंग है हो रही सर। क्लोजिंग स्टॉक एज अ मिसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे। इट्स जस्ट लाइक एन इक्वेशन, और इक्वेशन में आप क्या करते हैं कि अभी ओपनिंग स्टॉक इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी साइन पॉजिटिव का ही है। परचेजेस दूसरी तरफ जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दूसरी तरफ जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब है। कॉस्ट ऑफ, सर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड अप नहीं होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। यानी इन सब से चीज जो है वो हमारे पास मिल के ही आती है ना। सर इन्वेंट्रीज के मैं ये टॉप। कह रहा हूँ कि सर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, हाँ और जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको हमने फिर सेपरेट क्यों लिखा हुआ है सर? सेपरेट इसलिए लिखा हुआ है कि इवन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हुए हम इनको सेपरेट लिखते हैं। मसलन ओके सर। जब हमने इन्वेंट्रीज की कॉस्ट पढ़ी थी कि इन्वेंट्रीज की कॉस्ट क्या में क्या चीजें आती हैं, तो तीन कंपोनेंट्स थे इन्वेंट्रीज की कॉस्ट के। क्या क्या कुछ थे हमजा? यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। सर मैं बताऊं? जी जी। सर मुझे याद नहीं, मैं लेक्चर कॉस्ट में ऑफ इसलिए। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। शाबाश। कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, और अदर कॉस्ट है। अब ये वो टॉपिक है जिसमें जिस वक्त आपको मस्तियां चढ़ी हुई थी सब लोगों को। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस आ जाएगी जो कि डायरेक्टली यहाँ परचेजेस में शामिल है। इसके बाद हमने इसमें चीज शामिल की थी ट्रांसपोर्टेशन। हमने शामिल किए थे इसमें टैक्सेस विच आर नॉन रिफंडेबल, ड्यूटीज हो गई, पोर्ट क्लियरेंस चार्जेस हो गए, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन है, ड्यूटीज और टैक्सेस है। फिर हमने इसमें बात ये की थी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी जो कि लेबर की और एमओएच की कॉस्ट है। यही सारी चीज जो होती है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म या उसकी जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, एड परचेजेस, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स,
फिर आप इसमें ऐड करते हैं परचेजेस के साथ ही, इधर आप ट्रांसपोर्टेशन या जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो आप ऐड कर दिया करते हैं, ट्रांसपोर्ट और जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आप यहीं भी ऐड कर देंगे, एक्सेट्रा लिख रहा हूं मैं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स माइनस करते हैं, तो यहां तक रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आते हैं। इसके बाद फिर आप इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, ऐड करेंगे इसमें MOH, तो आपके पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आप इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस, माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस, तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और फिर जब आप इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग और लेस करेंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेल जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, ये बेसिकली इसी फार्मूला की एक्सटेंशन है और इसकी डिटेल है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जो ट्रांसपोर्ट है, जिसको हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज के कंपोनेंट्स में परचेज के नाम से पढ़ा हुआ है, ये वो चीज है। डायरेक्ट लेबर सर यानी कि जो परचेज है उसके अलावा जो भी हम लोग चीजें प्रोडक्ट के अंदर लगाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी, जो चीज हम लोग खुद बाय नहीं कर लेते, जो सर्विसेज एक्वायर करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन जरा दोबारा से दोहरा दें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो होंगे कि हर वो चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर हम लोग एक्वायर नहीं कर लेते, जो हम लोग परचेज नहीं करते हैं, यानी कि हर वो सर्विस जो हम लोग एक्वायर करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। जैसे सर जरूरी लेबर हम नहीं लोग है, परचेज करते हैं, उसको हायर करते हैं। जरूरी नहीं है। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, पता नहीं कॉल आ रही है किसी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तमाम वो कॉस्ट जैसे जो कि हमने इनकर की हुई है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर प्रोडक्ट को परचेज करने से लेके और प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने तक जितनी कॉस्ट भी है, अब उसमें ऑब्वियसली बात सर्विसेज या कॉस्ट आपको लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट लेबर अगर आप कह लें तो वो आप खुद तो नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की तो कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो तो आपको वो करनी पड़ रही है, सर्विसेज किसी और की लेनी पड़ रही है। यस सर। ठीक है, MOH में ऐसे हो सकता है, प्रोफेशनल्स आप हायर कर सकते हैं जो कि आपको पोर्ट से क्लियर करवा के दें, LC चार्जेस वगैरह होते हैं। तो चीजें ये काफी इन अ ब्रॉडर सेंस देखी जाए तो यानी इसमें वो है कि सारी की सारी चीज आप खुद नहीं बना रहे होंगे। अगर कुछ सर्विसेज भी आपने हायर की हुई है जो कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, तो वो भी शामिल की जाएंगे। यस सर। आंसर इसका जो डिटेल में है वो आप जब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे जो कि इन्वेंटरीज में है, आपके साथ आप लोगों के साथ मैंने वो भी शेयर की हुई है, इसकी मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी आई गेस मैंने शेयर की हुई थी। सर ये गूगल क्लासरूम में है स्लाइड्स इसकी।
स्लाइड्स हैं अभी फिलहाल किसी के पास? ये सर मैं भेज देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि मुझे और वन सर मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दिए हैं। ठीक है, मैंने ये वो मुझे भी इतनी देर में मिल गई है, मैं यहाँ से आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। अब ये वाली जो चीजें थी कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या कुछ आता है, और ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन था, ये कॉस्ट ऑफ, ये अदर कॉस्ट थी। तो तीन कंपोनेंट से मिलके इन्वेंट्री की कॉस्ट कंप्लीट होती है। तो खैर सवाल की तरफ हम जरा वापस आते हैं, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी हैं क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो हमने कहा कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड कर देंगे हम इसमें परचेजेस, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर वो कहीं पे हुए, माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सवाल में इन तमाम उन पे एक एक करके और गौर करते हैं कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ हमें गिवन है और कैसे कैसे जो है वो हमने उसको कैलकुलेट करना। मसलन ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने ये हमें बताई हुई है कि रेगन मैन्युफैक्चरिंग बिगैन ऑपरेशंस 5 years ago. On August 13th, 2011, a fire broke out in the warehouse, destroying all inventory and many accounting records relating to the inventory. The information available is presented below. All sales and purchases are on account. तो अब ओपनिंग स्टॉक है। ग्रुप में कोई और मैसेज किया है या बस वही मैसेज हुआ हुआ है? नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने हमें दे दी है, और वो अगर आप ये देखें तो ये 1,28,000 जो उन्होंने हमें बता दी है, 1,28,000 जो है वो जनवरी 1 है। इसका मतलब है ये साल के शुरू की बात कर रहा है। 2011 हमारा करंट ईयर है, 2011 हमारा करंट ईयर है, तो बात जो है वो इसकी हो रही है। ये सबको इजीली नजर आ रहा है जी? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर इसके बाद हमें ऑब्वियसली सेकंड चीज जो कि हमें यहाँ पे चाहिए होगी वो परचेजेस चाहिए होंगी, और परचेजेस के लिए हमें यहाँ पे उन्होंने अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। जितनी कलेक्शंस हुई हैं और जितनी पेमेंट्स हुई हैं सप्लायर्स को वो उन्होंने बता दी हैं। तो यहाँ से परचेजेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। परचेजेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट्स पेबल का। ओपनिंग बैलेंस इसका किस तरफ होगा?
तो डेबिट साइड पे होगा, सर क्रेडिट डेबिट साइड साइड पे, क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट 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 साइड पे होता है। चलें, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे होगा क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस उसी तरफ हुआ करता है जिस तरफ वो अकाउंटिंग इक्वेशन में मौजूद होती है। तो 91,320 ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसकी ऑपोजिट साइड पे होगा जो कि 1,05,000 और 600 है। अब ये तो आ गए हमारे पास बैलेंसेस। कितनी हमने पेमेंट की है? 4,63,800 जनवरी 1 से लेके अगस्त 13 तक के पीरियड में। तो वो जब डेबिट सप्लायर्स होंगे, को पेमेंट जी डेबिट होंगे सर। डेबिट हो जाएंगे। 4,63,000 और 800। इसका मतलब है कि जो बैलेंसिंग फिगर होगी, यानी हमारे पास साल के शुरू में हमारे ऊपर 91,000 की लायबिलिटी थी, हमने 4,63,000 पे भी कर दिए, फिर भी हमारे ऊपर 1,05,000 की लायबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब हमने परचेजेस कितनी की होंगी? इन दोनों आप करेंगे ऐड और ये आप करेंगे माइनस, तो आपके पास परचेजेस की फिगर जो है वो आपके पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पे अपीयर होगी 478080 478080 4,78,000 और 80 रुपीज की आपके पास अपीयर हो गई परचेजेस। अब परचेजेस हमारे पास आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले ही थी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी 1,28,400। यस परचेजेस हमने कर ली कैलकुलेट और उसकी वैल्यू हमारे पास आई 4,78,000 और 80। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हमारे पास है या नहीं है? मेरे ख्याल से किसी को भी रेस्ट की भी हो गई है। वर्दा म्यूट कर लो यार। हाँ हो जाएगी मेरे ख्याल से, बोलने के आगे पीछे तो मैं कहती हूँ मौसम जरा ठीक हो जाए। सर आप म्यूट करते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है, खैर है कोई नहीं, उन्होंने खुद ही कर दी। दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस सवाल में कोई भी गिवन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो ये जीरो हो गया। अब हम अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट की जा सकती है। जितने भी इस किस्म के सवाल हुआ करते हैं जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर मिसिंग हुआ करती है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा उन्होंने सेल्स बताई हुई होती है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वैसे भी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर अदर वे राउंड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी सवाल में मेंशन्ड होगा, सेल्स भी सवाल में मेंशन्ड होगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी मेंशन्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाएगी
जिस सवाल में भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिसिंग है उन तमाम क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे। इन टेक्निक सवाल सॉल्व करने की यही होगी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हिसाब किताब आप आगे पीछे देखते रहेंगे कि एडजस्टमेंट तो होनी है। फार्मूला मेन ये यूज होना है, ये दो चीजें। अब यहाँ पे तो हमें काफी अकाउंट बना के कैलकुलेट करनी पड़ी है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में परचेजेस और ओपनिंग एंट्री गिवन हुआ करती है। सर आपको जी जी सर ये जो आपने सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की बात की है सर, ये जो मतलब इसमें तो ईयरली दिए हुए हैं ना 2009, 2008 और 2010, मेरी जान इन मैं अभी उस सबको तरफ आ रहा करके सम अप कर देंगे। हूँ। मेरी जान मैं अभी उस तरफ आ रहा हूँ। ओके सर। अभी उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है। हमारे पास गिवन ऐसा सवाल तो देखने कहीं पे भी नहीं, लेकिन हमें पता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट जो है, अकाउंट रिसीवेबल को यूज करते हुए हम ये फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड पे गिवन होगा। 1,52,640 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इसका ऑपोजिट साइड पे होगा 1,48,520। ठीक है। और जितनी कलेक्शंस हुई हैं वो उन्होंने हमें ये बताई है 7,97,300। तो डेटर उतनी अमाउंट से डिक्रीज हुए होंगे। 7,97,300 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब हमारे रिसीवेबल्स 1,52,000 के साल के शुरू में थे, 7,97,000 हमने रिसीव किए, फिर भी 1,48,000 डेटर्स रह गए हैं। इसका मतलब है हमने कितनी सेल की होगी, इन दोनों को ऐड करके इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास सेल्स की फिगर आ जाएगी 793,180. दोबारा से जरा, सॉरी, 793,180. अब इस 7,93,180 को, ये अब हमारे पास आ गई है सेल्स इस ईयर की। अब हम अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट हमें मालूम हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम मालूम कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम कितना शामिल करते हैं ये कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये नीचे उसने हमारी हेल्प की भी है ये बता के। एक मिनट मैं ये जरा स्क्रीनशॉट इसकी ले लूं। अच्छा, इन्होंने हमारी हेल्प की भी है ये कैलकुलेट करके। ग्रॉस प्रॉफिट्स उन्होंने पिछले सालों के बताए हुए हैं, 3 सालों के, और सेल्स भी उन्होंने पिछले 3 सालों की बताई हुई है। ये क्यों बताई हुई है कि हम 3 सालों की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होती है? सेल्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 3 सालों की जो रेशो, जीपी रेशोज का एवरेज होगा वो इस साल की जीपी रेशो होगी। सेल्स में से जब हम इस रेशो की बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। अब
अब ये वो चीजें थी जो सारी मैं उस वक्त आपको सिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी भी 3 हफ्ते हैं। तो जीपी रेशोज एक एक करके डिवाइड करें और मुझे बताएं कि आंसर क्या आ रहा है आपका। सर पहले का 40% है। पहले का है जी 40%, तो दूसरे का 38% 38 है और तीसरे का और 42 है। अगले का 42। अगर 42, 38 और 40 की हम एवरेज लें, अगर 40 आएगा इनकी सर। एवरेज लें तो वो हमारे पास 40% आती है। तो कहने का जी क्या मकसद हुआ कि ये जो सेल्स हमने कैलकुलेट की है, ये जो कर्सर यहाँ पे अभी अगर आपको नजर आ रहा हो 7,93,180, 7,93,180 में 40% तो प्रॉफिट है, 60% इसका मतलब है कॉस्ट होगी। अगर सेल करते हैं आप और उसमें 40% आप प्रॉफिट रखते हैं, ये 40% कहां से आया? इन तीन का एवरेज आया। 40 प्लस 38 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आएगा 40%। अगर जब आप सेल्स करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट आपकी है 4752 है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट आपकी है 60, प्रॉफिट आपका है 40। ये हमें कैसे पता लगा? ये हमने पिछले सालों की सेल्स की रेशो निकाल के देखी है। तो उसका मतलब आप अगर कोई चीज़ 100 रुपए की बेचते हैं और उसमें अगर प्रॉफिट 40 होता है, तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली जब आप 40 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके माइनस करेंगे, एक्स आपका 60 आ जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है कि सेल्स जो कि हमें गिवन है उसका 60% ले लेंगे। 4,75,908। सॉरी, मैंने कहा मैं इसकी भी जरा स्क्रीनशॉट ले लूं। 7,93,180 को मल्टीप्लाई करेंगे 60% के साथ, तो क्या बता रही थी आप? 4 लाख 4,75,908। अब हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह। 4,75,908 और हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर लेंगे। सर एक मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा बस, तब तक ये इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी नजर डाल लें। 97% सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। एक माइनर सा पॉइंट इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा था, बाकी क्वेश्चंस में ये नहीं होगा। वो हमजा बाबर से मैं आगे पूछूंगा कि वो क्या खास ऐसी चीज पीछे और रह गई है जो कि अभी नहीं है। 97%, 98% सवाल डन हो गया हमारा। तमाम सवाल इससे कम मुश्किल होंगे, ये जरा बाकी सवालों में से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल सवाल।
जी हमजा बाबर साहब, और Yes, sir. थैंक यू वेट करने के लिए। जी क्या चीज ऐसी है जो कि एक जरा थोड़ी एक्स्ट्रा है, जो कि कंसिडर करनी बाकी रह गई है? सर जो वो मे बी फायर में डैमेज हुआ है वो कंसिडर नहीं किया अभी हमने। ये जो फायर में डैमेज हुआ है ना, ये जब हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की तो वो जो फायर में डैमेज हुआ था वो आ गया। ओके सर। सर कॉस्ट ऑन असाइनमेंट इसको इसकी हमने एडजस्टमेंट कंसिडर। करनी बाकी रह गई है। यस गुड्स आउट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई क्या है? सर Closing- 130572। 130572। यस जी। सर। यस सर। ठीक है जी, ये क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आई है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स 1,30,572 का स्टॉक जाया हुआ है। जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें बस बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और उसमें इस तरह भी रेशो कैलकुलेट नहीं करनी होगी। उसमें क्वेश्चंस में रेशो ये गिवन हुआ करती है, ज्यादातर सवालों में गिवन है। एक आध सवाल में आपको ये रेशो कैलकुलेट करनी है, और वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता ही दी है कि अगर किसी सवाल में रेशो कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आपने रेशो कैलकुलेट करनी है कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 है, और उसको यूज करते हुए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी होगी, और उसके लिए सिचुएशन कुछ इस किस्म की होगी। सर ये क्लोजिंग कैसे आई है? ये क्लोजिंग ऐसे आई है अब्दुल्ला कि 4,75,908 हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ली है। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा 1,28,400, तो ये माइनस हो जाएगा। परचेजेस 4,78,000 और 80 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे एक्स के तौर पे जो है ये कैलकुलेट होगा, और सही है। एक्स जो है वो हमारे पास एक्स जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1,30,572। अच्छा, बुक्स के लिहाज से ये 1,30,578 है, 572 है, जो सर इसको हम कंसाइनमेंट पे एडजस्ट करेंगे, कंसाइनमेंट का की वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि सर वो वाला स्टॉक में भी उसमें स्टॉक हाउस में नहीं पड़ा हुआ था, वेयर हाउस में, क्योंकि वो ये कंसाइनमेंट जो पे था। फिगर आती है ना क्लोजिंग स्टॉक की फिगर, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में तमाम वो ब्रांचेस जो आपने खोली हुई, तमाम ब्रांचेस में पड़ा हुआ स्टॉक इसमें शामिल होता है। वो स्टॉक जिसके डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव कर चुके हैं लेकिन स्टॉक अभी तक आपके पास फिजिकली आया नहीं है, वो इसमें शामिल किया जाएगा। वो स्टॉक जो कि आपने कंसाइनमेंट पे भेजा हुआ है, वो स्टॉक आपका जो है वो उसमें इसमें शामिल करते होते हैं हम। और वो स्टॉक जो कि आपने भेजा हुआ होगा, जो कंसाइनमेंट पे भेजा हुआ होता है वो भी इसमें शामिल होता है। ऐसा स्टॉक जो कि सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा हुआ हो वो भी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में शामिल होता है। ये तमाम स्टॉक्स, इन तमाम फिगर्स आइटम्स से मिल के क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आया करती है। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि ये सारे का सारा स्टॉक 1,30,572 का ये हमारे वेयर हाउस में तो नहीं पड़ा हुआ था जहां पे आग लगी है। यस सर। इसमें से थोड़ा सा स्टॉक हमने कंसाइनमेंट पे भिजवाया हुआ है, किसी को भिजवाया हुआ है 29,300 का। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 1,30,000 में से 29,000 का स्टॉक वो है जो कि जला नहीं है, जिसकी इंश्योरेंस हम क्लेम नहीं कर सकते। और क्लेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ ही नहीं था। तो क्लेम जमा करवाने के लिए
1,30,000 में से 29,000 माइनस हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल वैसे